साहब और रंधावा साहब जा रहे हैं और जो हमारे नेता राहुल गांधी जी जिन 5 मुद्दों को लेकर के भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उन्हीं 5 मुद्दों को लेकर के हम पूरे 25 के 25 लोकसभा क्षेत्र में जा रहे हैं और उसी कड़ी में आज अलवर आपके बीच में हाजिर हुए हैं। मैं सबसे पहले हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, CWC मेंबर, राजस्थान के नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लोकप्रिय नेता आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी और एक शानदार और जानदार जो नेता आपने अलवर जिले ने दिया है, जो आज हमारे पूरे राजस्थान के विधायक दल के नेता है, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय टीकाराम जूली साहब, हमारे बहुत ही सच्ची और खरी बात कहने वाले और बहुत ही ईमानदार नेता आदरणीय जुबेर खां साहब, हमारी बहन शकुंतला रावत जी, हमारे जिला अध्यक्ष जो ऑल इन वन है, सब काम कर लेते हैं, 125 किलोमीटर से एस्कॉर्ट करा करके मुझे यहाँ लाए हैं। मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। भाई योगेश मिश्रा जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ ईमानदार, हम सब के लिए गौरव आदरणीय दीपचंद जी खेरिया साहब, बहुत ही युवा और शानदार जीत के साथ में आपने तोहफा दिया है राजस्थान को। ललित यादव जी, आदरणीय मांगीलाल मीणा साहब विधायक साहब, हमारे जिला प्रमुख जी बलवीर छीलर साहब, हमारे पूर्व विधायक रमेश गुप्ता जी, संदीप यादव साहब हमारे साथ 5 साल काम किया, कृष्ण मुरारी गंगावत साहब, राजेंद्र जी, अमीन पठान साहब, संजय यादव जी हमारे बहरोड के प्रत्याशी रहे हैं, संजना जाटव जी और अजय अग्रवाल जी, इमरान खान साहब, सुमन जी, हुसैन जी, और विशेष रूप से जो हमारे इस पूरे कार्यक्रम के पूरे लोकसभा के चुनाव के लिए जिनको यहाँ पर ऑब्जर्वर AICC ने बनाया है, जब जो काम धर्मेंद्र राठौड़ साहब को दिया जाता है, मैं समझता हूं कि राजस्थान में टास्क देकर के काम कराने में सर्वश्रेष्ठ खिताब अगर मिले तो पहले 5 व्यक्तियों को मिले तो धर्मेंद्र राठौड़ जी को मिले, ये मैं कहना चाहता हूं। अपनी ईमानदारी के साथ में, पूरी निष्ठा के साथ में, पूरे समय देकर के और पूरी शिद्दत के साथ वो काम पूरा करते हैं जो काम इनको पार्टी देती है। ऐसे धर्मेंद्र राठौड़ साहब और हमारे बहुत ही वरिष्ठ जिनके लिए धर्मेंद्र जी राठौड़ साहब ने कहा हम सबके संरक्षक मार्गदर्शक, चुनाव लड़े नहीं लड़े लेकिन मालिक तो डॉक्टर करण सिंह जी यादव साहब ही है। वास्तव में बहुत ही सीनियर नेता हमारे सबके हैं, बहुत वर्षों से हम सुनते आ रहे थे, आज इनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। मैं 2-3 बातें कहूंगा, पार्टी के नाते पार्टी संगठन की बात करूंगा, योजनाओं की बात हमारे सब नेताओं ने की है। बात एक ही है भाई, अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं ने मन में ये ठान लिया कि हम जीतेंगे तो कोई जीत से रोकने वाला नहीं। अपना पारदौरी पट्टी दिख है, वो लड़सी वो नहीं लड़सी, बिम दम कोनी, वो जीते कोनी, ये कहना छोड़ दो। दम सब में है। अगर हमने दिमाग में बना लिया कि ये गढ़ जीतेंगे तो ये अलवर नहीं पूरा राजस्थान हम लोग जीतेंगे, ये निश्चित मान सकते। जब हम देश के विभिन्न इलाकों में प्रदेश अध्यक्ष के नाते जाने का मौका मिलता है तो लोग ये कहते हैं, जब हमारा परिचय होता है कि राजस्थान से आए हैं, राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष हूं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, तो लोग कहते हैं कि अरे आप भंवर साहब के प्रदेश से आए हो। भंवर जितेंद्र सिंह जी का नाम लेकर के वो सीना चौड़ा करते हैं कि वो नेता जो एक राजा होकर के भी किस प्रकार से एक सामान्य व्यक्ति की तरह सबके बीच में रहता है, सबको साथ लेकर के चलता है। और इनकी जब
वो गुणगान करते हैं, इनकी जब खूबियां बताते हैं, इनके संगठन की जब वो लोग बात करते हैं, बारीकियों की बात करते हैं कि भंवर साहब इस तरीके से चुनाव लड़ते हैं और इस तरीके से हम लोगों को लड़ाते हैं, इस तरीके से सबको एकजुटता के साथ में रखते हैं, तब हमें थोड़ा सा नीचा देखना पड़ता है कि हमारे इस नेता की पूरे देश में आप देखिए किस प्रकार की मिसाल दी जाती है इनके नेतृत्व की, और हम फिर अलवर में क्यों हारे, ये बात देख करके हमको खुद को ये महसूस होता है कि कहीं न कहीं हमने कोई कमी है, हमारे नेता में कोई कमी नहीं है, हमारी पार्टी में कोई कमी नहीं है। इसलिए मैं तो आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, चुनाव कौन लड़े, पार्टी जिसको लड़ाए, पार्टी आला कमान जिसको लड़ाए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरे देश में जिस नेता की शान है, हर शान में कसीदे पढ़े जाते हैं, उस नेता के लिए मेहरबानी करके आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, अब की बार अलवर लोकसभा जिता करके दे दो, ये मैं हाथ जोड़ के निवेदन करने के लिए आया। आज क्या हालात है इस देश में, 700 किसान शहीद हो गए, कोई पूछने वाला नहीं। किसानों से लिखित में समझौता कर लिया कि कमेटी बना दी गई है और कमेटी के आधार के ऊपर आपका फैसला कर देंगे, आपकी एमएसपी की मांग मंजूर कर लेंगे। आज 22 महीने बाद के अंदर वो किसान वापस दिल्ली जा रहा है कि हमारी उस कमेटी का क्या हुआ। उस कमेटी ने सुना है, रिपोर्ट दे दी, उसमें एमएसपी का जिक्र नहीं है, और जो समझौता किसान के साथ में किया था इन लोगों ने, उस किसान अपने समझौतों को मनवाने के लिए वहां पर वापस दिल्ली की तरफ जा रहा है, और जब जा रहा है तो गोलियां चलाई जा रही है, रबड़ की कीलें बिछाई जा रही हैं, दीवारें चीनी जा रही हैं, आतंकवादी बताया जा रहा है, शराबखोर बताया जा रहा है, क्या क्या बातें बता रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि जब इतने ही ये शराबखोर हैं, आतंकवादी हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, तो तुम झकमरा करके 4 वार्ता क्यों कर चुके, इन किसानों से वार्ता क्यों कर रहे हो। फिर इस तरीके की अगर आप उपमाएं दे रहे हो तो इसका मतलब साफ है कि उनका अगर उल्लू सीधा नहीं हो, वो जो चाहते हैं वो नहीं करें, तब तो हम सब किसान आतंकवादी हैं, बदमाश हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं और शराबी हैं। और अगर उनका उल्लू सीधा हो जाए तो वो गले के लगा के कह दें कि भाई हम तो किसान के हैं और किसान की बहबूदी के लिए काम करते हैं। हमको सोचना पड़ेगा। 5 साल हमारी सरकार ने एक से बढ़कर के एक काम किए, लेकिन जब रिजल्ट आया हम सरकार नहीं बना पाए। कहीं न कहीं कोई न कोई कमी तो रही होगी, चाहे हमारी कमी रही, चाहे उनका झूठ चल गया, कोई न कोई बात जरूर रही। देश का प्रधानमंत्री आकर के और पेपर लीक के बारे में बात करता है, देश का प्रधानमंत्री आकर के काल्पनिक लाल डायरी के बारे में बात करता है, देश का प्रधानमंत्री यहां आकर के अपराध बढ़ने की बातें करता है, देश का प्रधानमंत्री यहां आकर के बड़ी बड़ी बातें, झूठी बातें कर करके लोगों को गुमराह करने की बात करता है। और हद तो तब होगी जब देश का प्रधानमंत्री यहां आकर के और हिंदू मुस्लिम को बांटने की बातें करता है। इससे ज्यादा शर्म की बात इस देश के लिए हो नहीं सकती। उसी कन्हैयालाल को 50 लाख दिए थे हमारी सरकार ने, और उसी जयपुर के एक माइनॉरिटी के लड़के की हत्या हो गई, उसको 50 लाख दिए। दोनों को बराबर पैसा देने के बावजूद भी यहाँ पर इस तरीके का माहौल पैदा किया कि एक हिंदू मारा गया उदयपुर में, उसको 50 लाख नहीं दिए, 5 लाख दिए, और यहाँ पर जयपुर में 50 लाख दिए। इससे ज्यादा नीचे कोई स्तर गिर सकता है, कोई हो सकता है नीचे का कोई स्तर। ये झूठ बोल बोल के सत्ता लूटने वाले लोग हैं, ये प्रजातंत्र की हत्या करने वाले लोग हैं। आप देखा, चंडीगढ़ में देखा आपने, कल हिमाचल में देखा आपने, पहले मध्य प्रदेश में देखा, महाराष्ट्र में देखा, झारखंड में आप देख रहे हो, उत्तर प्रदेश में, वहां पर उत्तर प्रदेश में आपने देखा अखिलेश के एमएलए को किस तरीके से तोड़ रहे हैं। बिहार में आपने देखा कैसे नीतीश कुमार को लेकर के चले। ये हो क्या रहा है? इसी प्रजातंत्र और इसी संविधान के लिए क्या बाबा साहब ने और महान नेताओं ने बरसों लगा करके तपस्या कर करके इस देश को आजाद कराया, संविधान दिया। क्या इस संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं? हम थोड़े बहुत भी ये सोच नहीं सकते कि हम कर क्या रहे हैं? एक दूसरे की बुराई कर देते हैं, एक दूसरे में कमियां निकाल देते हैं। हम हमारे नेताओं में कमियां,
कोई कहता है कि फलाने की गलती हो गई, कोई कहता है फलाने ने ठीक काम नहीं किया, कोई कहता है ये उम्मीदवार अच्छा हो सकता है, ये उम्मीदवार नहीं जीतेगा। हम कहाँ जा रहे हैं? हमको सोचना पड़ेगा। हमें हमारी आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब देंगे? अगर हमारी तरह आज की तरह चुप रहने वाले लोग अगर उस वक्त जब अंग्रेजों से हम गुलामी से मुक्ति की बात कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, अगर उन्होंने उस वक्त अब आज की सी चुप्पी अगर साध ली होती, आज जैसा नीरस का वातावरण अगर नीरसता का बना लिया होता, आज की तरह हम चुप बैठने की हमें क्या लेना देना है, तो क्या ये देश आजाद हो जाता? तो मैं समझता हूं कि उन महान नेताओं ने त्याग, तपस्या और बलिदान देख करके इस देश को आजाद कराया। इस देश का लोकतंत्र दुनिया में सबसे मजबूत है। उस लोकतंत्र की आज हत्या हो रही है। उस महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं, वहां पर किसान की आमदनी की दोगुनी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर बेरोजगारों की, युवाओं की बात नहीं कर रहे हैं। केवल झूठे भाषण दे दे के एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि 370 आ जाएंगी, 400 आ जाएंगी। ये वही व्यक्ति कह सकता है, कोई कह सकता है, कोई ड्राइवर कह सकता है कि मेरा 25 साल में तो एक्सीडेंट नहीं हुआ, ये तो कह सकता है, लेकिन आगे 10 साल गाड़ी चलाऊंगा और मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। कोई कह सकता है, पीछे की बात कह सकता है, लेकिन आगे कोई कह सकता है। देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि 370 और 400 सीटें आएंगी। इसका मायना ये है कि लोकतंत्र को उन्होंने पूरा कब्जे में ले लिया है, लोकतंत्र की हत्या करने की उन्होंने ठान ली है और आगे से चुनाव नहीं कराने का उन्होंने तय कर रखा है। इसलिए इस देश को बचाना है, इस लोकतंत्र को बचाना है, तो शुरुआत हमको करनी पड़ेगी। अलवर में लोकसभा देना पड़ेगा, अलवर का लोकसभा का उम्मीदवार हमें जीता करके भेजना पड़ेगा। 2 महीने के अंदर जो स्थितियां बनी इस राजस्थान में, देश के प्रधानमंत्री हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता प्रदेश के, हर बात ये कह रहे थे अपराध राजस्थान में 5 साल में कांग्रेस में बढ़ गए। हर नेता आता, कोई पेपर लीक की बात कर देता, कोई कुछ कर देता। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कि जो स्थितियां हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। इस 2 महीने के अंदर राजस्थान में, मैं मेरी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये पुलिस की वेबसाइट के ऊपर, हमारे राजस्थान पुलिस की वेबसाइट के आंकड़े उठा के बता रहा हूं कि राजस्थान में 2 महीने में आज से 2 दिन पहले तक 883 रेप हो चुके हैं माता बहनों के साथ में, 883। और अब 2 दिन में 24 घंटों के अंदर अंदर 17 रेप होकर के ये आंकड़ा 900 पहुंच चुका है। 2 महीने 2.5 महीने की इस सरकार के, राजस्थान में बीजेपी की सरकार के समय, मैं मुख्यमंत्री जी का जो गृह जिला है भरतपुर, वहां की भरतपुर रेंज की बात कह रहा हूं। वहां पर 146 रेप की घटनाएं हुई हैं, 146 रेप की घटनाएं। मैं समझता हूं कि अलवर के अंदर भी 2 माह में, मैंने आंकड़ा उठाया है इनकी वेबसाइट से, 48 रेप की घटनाएं हो चुकी हैं। 48, यानी प्रतिदिन लगभग एक माता बहन के साथ में बलात्कार हो रहा है। और ये क्या क्या कह के कितनी बड़ी बड़ी बातें करके और लावा लूट लिया इन्होंने, सरकार लूट ली। आज 2 महीने के अंदर अगर हत्या की घटनाएं देखें तो ये आंकड़ा 229-30 चला जाता है। अगर 2 महीने में अपहरण की घटनाएं देखें तो ये आंकड़ा 950 और 1000 के लगभग चला जाता है। ये इनका अपराध का आंकड़ा है। ये 2-2.5 महीने का है भाई साहब। अभी जूली साहब कह रहे थे कि ट्रांसफर की बात कह रहे थे, वो कह रहे थे, मैं पूछना चाहता हूं, इनको समझ में ही नहीं आ रहा करे क्या? इनके अंदर भाजपा के मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों के साथ भंवर साहब वो बात हो गई। मैं आपको एक 2 मिनट की किस्सा कह के बताता हूं। एक व्यक्ति के पास एक घोड़ी थी, लेकिन वो घोड़ी ज्यादा रखना जानता नहीं था। उसका घोड़ी बीमार हो गई, उसको पता नहीं था। वो जूली साहब के पास में गया कि जूली साहब, मेरी घोड़ी बीमार हो गई, आप जानते हो घोड़ी का इलाज कैसे होता है? तो जूली साहब ने कहा, भाई सीधी सी बात है, ये दवाई मिलती है बाजार के अंदर, ये दवाई तो घोड़ी को दे देना, तेरी घोड़ी ठीक हो जाएगी। वो बेचारा बीजेपी का आदमी था, उसने देखा जूली साहब ने बता दिया, चलो दवाई ले ली। बोलो साहब बताओ तो सही, इसको देनी कैसी है? क्योंकि घोड़ी जो है वो अजड़ी है, अजड़ी समझते हो ना, अजड़ी है घोड़ी, तो वो लेगी कैसे? बोले एक काम कर, ये दवा एक पानी की बाल्टी ले लेना, उसमें ये दवा घोल लेना, एक पाइप का टुकड़ा ले लेना,
एक टुकड़ा तेरा घोड़ी के उसके मुंह में दे देना और उस दूसरे सिरे से पानी बाल्टी से डाल करके और फिर फूंक दे देना। वो पानी घोड़ी के पेट में चला जाएगा और तेरी घोड़ी ठीक हो जाएगी। वो बेचारा गया। अभी बीजेपी के एमएलए और एमपीओ की मंत्रियों की स्थिति है वही उसकी किसान की थी जो घोड़ी वाला था। वो गया जाकर के दवाई ली, पानी में घोड़ा, बाल्टी में घोड़ा, डिब्बे से पानी डाला, एक टुकड़ा घोड़ी की मुंह के अंदर पाइप का दिया और पानी डाल करके और वो पानी जोर से हवा देने लगा कि घोड़ी के पेट में चला जाए, घोड़ी ठीक हो जाए। लेकिन घोड़ी अजड़ी थी, घोड़ी ने खांस दिया और वो पूरा का पूरा दवाई का पानी उस बीजेपी वाले एमएलए, मंत्री और मुख्यमंत्री के पेट में चला गया। अब वो फिर जूली साहब के पास आया कि मेरे साथ तो ये हो गया। बोले तेरे लक्षण ही यही है, तेरे को जब दवाई देनी नहीं आती तो तू घोड़ी क्यों रखता है? यही है, ये स्थिति है। ट्रांसफर करो, शाम का करो, शाम का बदलो, सुबह करो। मेरे यहाँ सीकर में एसपी लगाया राममूर्ति जोशी को। बीजेपी के लोग ऐसे गुलदस्ता लेकर के गए 5-7, जैसे उनका फूफा जी आया है तो फूफा जी से वो गुलदस्ता दे करके और वो एसपी भी एकदम चिकड़म करके कि यार कांग्रेस में भी मैं एसपी और बीजेपी में मैं एसपी, ये तो जोरदार काम हो गया। तो उसने देखा ठीक है बीजेपी के लोग आए हैं तो बीजेपी में भी अपने को कौन हटाने वाला है, तो एकदम टेढ़ा होकर के और उसने फोटो खिंचाई और वो फोटो सुबह अखबार में आई। तो मैंने सोचा यार एसपी तो आया ठीक है, कोई कोई तो आएगा, लेकिन ये बीजेपी वाले कैसे गए? तो मैंने किसी को पूछा भाई तुम्हारा कोई रिश्तेदार है ना? बोले नहीं साहब। तो मैंने कहा फिर कैसे गया? बोले साहब हमारा राज आ गया ना। तो मैंने कहा पक्का पता लग गया? बोले हाँ पक्का पता लग गया, हम ही लाए एसपी साहब को। रात को उसने 10:15 बजे थानेदार सीआई की लिस्ट निकाली, 11:15 बजे ऑर्डर आया, सुबह मुंह छोटा सा कर करके एसपी साहब विदा हो गए और दूसरे एसपी साहब आ गए। मैंने उसको फोन किया बीजेपी वाले को, अरे ये कौन सा फूफा गया और कौन सा फूफा आया, गुलदस्ता ले जा। बोले साहब गुलदस्ता तो वो सूखा नहीं, उससे पहले तो हमारा कांटा निकल गया, हमारा एसपी तो चला गया। हम तो इस चक्कर में गए थे कि ये भी दोषी हम भी दोषी, हम बीजेपी के हैं तो हम भी आते। तो मैंने कहा आपको यादव को पकड़ो। बोले यादव को पकड़ना पड़ेगा और उसके साथ में जाएंगे। वो एसपी जी चले गए, दूसरे एसपी जी आ गए। कल परसों देखा 1000 से ज्यादा आरएस के ट्रांसफर कर दिए, पता ही नहीं है। और हद तो तब हो गई, मैं कहना चाहता हूं कि चिकित्सा विभाग में 70 या 72 डॉक्टरों के ट्रांसफर हुए साहब। और आज हमने लिस्ट देखी कि 58 के नाम संशोधन, पोस्ट संशोधन का एक ऑर्डर निकला है। बेटी का बापो थाने लखनी को ट्रांसफर करवा का तो थे करो ही। 72 में 58 तो गलत छाप दिया, तो ट्रांसफर कर दिया पुणे भाई जी। और मैं जूली जी जना इतना पर्ची सरकार है, आपको खुद को दिमाग चाले को नहीं, खुद में लक्षण है को नहीं। पर्ची आवे या ट्रांसफर कर दी, अरबी पर्ची दूसरो फाट दूसरी भिजवावे दिल्ली चला दूसरी पर्ची आ जाए। तो आप पर्चियां न बंद करनी है। कांग्रेस पार्टी है की देश ने आजाद करायो के बाद में राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, मनरेगा और यहाँ पर राजस्थान के अंदर 25 लाख का इलाज फ्री और राइट टू हेल्थ का कानून, मिनिमम इनकम गारंटी का कानून, ये है कांग्रेस। कहीं है 2000 को नोट लिया, 500 को बंद करियो, 6 साल चालियो को नहीं, और अब के रिजर्व बैंक में जमा करा दियो। क्यों भाई थी कि कृषि को ठेका बना कहीं कृषि थारे ब्यूरो ही कोनी के कौन सो छापनो है, कौन सो बंद करनो है, कौन से अफसर ने बदलनो है, कौन से अफसर ने लानो है, कहीं करनो है। मैं तो आपको प्लास्टिक की फैक्ट्री वाला फूल बनावे ना आके मौज होगी भंवर साहब। अब कोई भी बीजेपी को आदमी अधिकारी के करने जगह फूल ले गोंजा को प्लास्टिक वाला ले जाए तो जापों पर सूखते तो बोली बेटी का बापूरिया को नमूनो आएगो राजस्थान में, और इनमें भी अगर नहीं पटकियो तो फिर आप फेरियो खाए।
आपा की ना अपनी आबादी पीढ़ी ने काई कांगा के मैं के करया बारे केरिया ईडी आएगी इनकम टैक्स आएगी तो काई फर्क पड़ती हो मैंने बताओ मैं ही देख ली जिंदगी में देखता कोई बात ही देख ली। अरे के साहब बोला मत बोलो जेल में डाल देगा तो जेल में डंडा जाएंगे जेल में आदमी तो जाएंगे है। ईमानदार होना चाहिए नेचर से ईमानदार होना चाहिए उसके बाद में डरने की जरूरत नहीं है। इनकी जितनी हिम्मत है इनकी जितनी औकात है वो पता लगा ले। न गोविंद डोटासरा डरता न कांग्रेस का नेता और कार्यकर्ता डरते हैं और जो डरते हैं वो चले जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। एक गया एक आधा और जाए नहीं जाए वो उनकी मर्जी है। मैं तो ये कहता हूं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता सच्चा कार्यकर्ता वो है जिसके पुरखों ने देश को आजाद कराया अंग्रेजों की गोलियों से न डरे वो इन झूठे बादशाहों से क्या डरेंगे आप बताइए। इसलिए भाइयों टिकट किने मिले किने नहीं मिले सारे दिन चाय की दुकान पर गपड़ सपड़ कर वो तो बंद करो है। बूढ़े ने मिले त्यार जुआन ने मिले त्यार अभी सगड़ा मिले और बाबा साहब पूरे देश के मायने घूमे आप लोग नाम रोशन करें बेटिका बापो की करो रे फिर सगड़ा लूम जाओगे नहीं। एमपी बनाएंगे यहां से लड़ना नहीं लड़ना लड़ाना नहीं लड़ाना पार्टी जाने लेकिन हमारे में जज्बा होना चाहिए हमारे में वो ताकत होनी चाहिए हमारे में वो ऊर्जा होनी चाहिए वो लगन होनी चाहिए और ईमानदारी के साथ में काम करेंगे तो मैं कह के जा रहा हूं आपको कि 25 9 10 12 मोया जरूर भूलेंगा। मैं पहली भाई साहब टीकाराम जूली साहब मंत्री हा जरा अच्छो जवाब देता ना मैं यहाँ कहता कि भाई अच्छो जवाब देवे आपके विभाग पर पकड़ है माने ही बेरो गोनियों को गड्ढेड़ो मतीरो है। जब नेता प्रतिपक्ष पार्टी आला कमान ने बढ़ाया और भंवर साहब उसके बाद में इस आदमी ने जिस दिन मुख्यमंत्री के सामने इनकी वो छोट उतारी इस बीजेपी वालों की बोलती बंद हो गई। लोग भाषण देते हुए तो पानी पीते मैंने देखा लेकिन मेरे मुख्यमंत्री को टीकाराम जूली जी जब भाषण दे रहे थे तो बैठे बैठे घोट सूख रहे थे गला सूख रहा था पानी पीते मैंने मेरी आंखों से देखा। तो भाई जी जोरदार नेता गडेड़ा मतीरा अखिले धर्मेंद्र जी राठौड़ साहब जियाल का कप्तान अभी के बाद में गोविंद डोटासरा को खाई है साहब मेरे ही ठीक ला गया कि डोटासरा के टीम के मायने 30 सीटा जीती चिंतन शिविर अठे वो नेशनल रैली अठे होगी सोनिया जी अठा से राज्यसभा की मेंबर बन गई। अगर 10-12 सीटा को झटको दे दो थारा तो हाथ को काम है अगर दे दोगा तो गोविंद डोटासरा कांग्रेस थारो एहसान मानेगी। इसलिए भाई लोगों आज के बाद में आप बात बंद करो कौन टिकट लियाओगे कौन अच्छो उम्मीदवार है कौन नहीं है ये तो थारो काम करो के माने तो जीताणु है हाथ के निशान ने जीताणु है जको भी टिकट ले रहा ने जीता जो और मैं थाने लिख कर देऊं कि ए जगह करे ने नोटंकी कदे हिमाचल के मायने करे कदे महाराष्ट्र में करे कदे कटे करे अब काणी चुनाव के मायने और ये राहुल गांधी जी की यात्रा के बाद के मायने आकी बोखलाट बढ़ गई है और अब आबाड़ा समय के बाद के मायने देश के सत्ता से मोदी जी को कब्जो हटाएगो मैं थाना आज कह जाऊं लेकिन आपानी हिम्मत करनी पड़ेगी मेहनत करनी पड़ेगी और आगे चिंता ही मत करो जहाँ बीजेपी वाले एमएलए की मंत्री की मुख्यमंत्री चिंता ही मत करो मैं 70 हाँ बड़े आने दिन में तारा दिखा दिया भाई जी विधानसभा में दिन में तारा ललित जी बार बोलिया पाटन रोड सीधो को सीधो नौजवान साथी जूली साहब दे बड़ा तो मैं घना ही आते चिंता करवाई बात को नहीं कोई 2-4 कमरे का तो कोई बात को नहीं लेकिन 70 आदमी मैं यहाँ को कटको काट देगा जो थे देखो नहीं आज पर थोड़ा आपा सोचना पड़ेगा भाई अब तेरी मेरी छोड़ दो आपने में ही कमी बताओ चालू कर दिया आप दूसरे की तो बात ही को नहीं करा आपको नहीं बाबा जी में कहीं देख लो भाई है और बात ही तो सुन पाता आइडिया बाबा जी के जो चलो काम ने तो मुख्यमंत्री बनाने हैं मुख्यमंत्री बनाने दे दो बाबा जी रात कहीं हुई है एक तहसीलदार को लगे बाबा जी से समझ गया कि बात ने
एक तहसीलदार को नहीं लागे। अरे अब क्या मैं एमपी लड़ रही पड़ेगा ठीक है तो अलवर में तो कांग्रेस जीत सी जिसको ही काम तो लंबी थोड़ी बात करनी नहीं है। खूब टाइम होगो, माफी चाहूं सबसे, सुबह का आएगा शाम होगी और फिर भी बैठे हो तो मन पूरा विश्वास होगो कि अलवर लोकसभा से कांग्रेस को उम्मीदवार जीत कर जाए लो और आप लोग झंडो फहराओ लो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे हार्दिल अजीज, हमारे नेता एआईसीसी के महासचिव आदरणीय भाव जितेंद्र सिंह जी से कि वो आए और अपनी बात रखें और जोरदार तालियों के साथ आदरणीय भाव साहब का स्वागत करें, जोरदार ताली बजाकर।